हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग दक्षिण रेलवे के पीपीजे डिवीजन का आज एलडीसी जेई 25% कोटा के अंतर्गत जो एग्जाम होता है उसी का यह क्वेश्चन है। यह जो है देख लीजिए आप, 15/3/2022 को एग्जाम हुआ था। इसके लिए समय 2 घंटा दिया गया था और यह जो क्वेश्चन है इसी संडे को जो टेस्ट लिया गया था उसी का यह क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज 8 का ये पार्ट 1 है। जिन भाइयों को यह टेस्ट सीरीज देने का मौका मिला है उन लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन जो है कंफ्यूज में है, इसलिए मैं उन सभी भाइयों को पूरे क्वेश्चन को जो है पूरा डिटेल में बताकर उन लोगों का मैं पूरा कंफ्यूजन मतलब जो भी कंफ्यूजन में है, डार्क में जो भी है उस सब को मैं एकदम मतलब फ्रेश करना चाहता हूं या कंफ्यूज दूर करना चाहता हूं। चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल 100% कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत डिटेल में क्वेश्चन को वीडियो बनाया जाता है और अच्छे से अच्छे तरीका से तैयारी कराया जाता है। चलिए हम देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलेंगे। जो भी भाई मेरे टेस्ट में दिए हैं उन लोग को क्वेश्चन जो है जो भी कंफ्यूजन में है सारे के सारे मैं यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि ईएलएचबी कोच में कितने शॉक अब्जर्वर होते हैं, अर्थात कितने शॉक अवशोषक मतलब कितने शॉक अब्जर्वर होते हैं, यानी शॉकर कितने होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जो है 18 होगा। अब 18 कैसे होगा इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ पूरे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। बहुत सारे हमारे कर्मचारी भाई जो टेस्ट दिए हैं वो क्वेश्चन को नंबरिंग देकर भेजे हैं कि सर इसको थोड़ा कंफ्यूज में है, इसको डिटेल में बता दें। पूरा डिटेल के साथ मैं बताऊंगा, ध्यान से आप लोग देखें, सारा कंफ्यूज दूर होगा। तो ये 18 कैसे होता है तो मैं आप लोग को डिटेल में मैं बता दूं कि एलएचबी बोगी, जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक बोगी का मैं यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि एक बोगी है, ठीक है। तो बोगी में जो है चारों कोनों पर एक एक जो है प्राइमरी डैम्पर होते हैं, जिसका नाम है प्राइमरी डैम्पर। सभी चारों कोनों पर एक एक करके होता है, ठीक है। और बीच में दोनों साइड सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक एक हो गया सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। और यहाँ पर जो एक बोलिस्टर जो रखा रहता है, बोलिस्टर में से लेकर के यहाँ तक जो है एक लेटर डैम्पर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक कौन सा हो गया, लेटर डैम्पर, ठीक है। ये प्राइमरी डैम्पर, लेटर डैम्पर, आज सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहीं पर दोनों साइड में जो है चक्का के पास चक्के से इधर जो है यानी बॉडी और कार बॉडी को जोड़ता है, जिसको कहते हैं या डैम्पर, दोनों साइड में होता है। यहाँ पर इसको बोलते हैं या डैम्पर, ठीक है। तो अब काउंट कर लीजिए आप, एक बोगी मैंने बनाया चारों कोनों पर 4 हो गया और दोनों साइड में ये हो गया 4 2 6 हो गया और दोनों साइड में या डैम्पर हो गया 2 ए हो गया 6 2 8 हो गया और एक लेटर डैम्पर हो गया, अर्थात कुल मिलाकर 9 डैम्पर हो जाता है। तो कुल 9 डैम्पर है, तो उस 9 डैम्पर मान लेते एक बोगी में 9 डैम्पर है। तो यहाँ पर जो है कोच की बात किया जा रहा है कि एलएचबी कोच में कितने शॉक अब्जर्वर होते हैं। तो एक बोगी में जो है 9 डैम्पर हो गया, तो आपको जो है एक कोच में 2 बोगी का प्रयोग किया जाता है, तो 9 मिलाकर के टोटल 18 डैम्पर आपका हो जाएगा। जहां तक विश्वास है कि आप अच्छा तरीका से इसको समझ गए होइएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, देखिए बोगी और कार बॉडी के जुड़े हुए शॉक अब्जर्वर का मतलब नाम क्या है, ये कौन सा डैम्पर है। तो अभी हमने बताया कि बॉडी और बोगी को जो जोड़ता है इसको हम क्या बोलते हैं, या डैम्पर बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, या डैम्पर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं या डैम्पर। और मैं यहाँ पर एक डैम्पर बनाकर इसके बारे में, या डैम्पर के बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दूं कि जिसे मान लेते हैं कि यह एक डैम्पर हो गया, ठीक है। डैम्पर हो गया, यहाँ पर जो है समझिए कि यह सिकुड़ा हुआ है। तो सिकुड़े स्थिति में मतलब संकुचन की स्थिति में इसकी लंबाई जो है 703 mm होता है, ठीक है। और जब यहाँ से ये फैलता है ना, ये फैलता है तो 380 mm फैलता है, ठीक है ना, 380 mm। तो इसका कुल लेंथ जो है अगर स्टैंडर्ड लेंथ पूछता है तो 703 और 380 मिलाकर 1083 mm 1083 mm इसका कुल स्टैंडर्ड लेंथ हो जाता है। यानी संकुचन के बाद में, सिकुड़ने के बाद में आपको 703 और 380 mm जो है फैलता है, यानी यह फैलने के बाद 380 यानी दोनों जुड़ जाएगा तो स्टैंडर्ड लेंथ इसका हो जाएगा 1083 या डैम्पर का, ठीक है। और या डैम्पर जो है क्या क्या चीज को जोड़ता है, कार बॉडी और क्या करता है, बोगी और कार बॉडी को यह जोड़ता है, ठीक है। हमको जहां तक विश्वास है कि आप डिटेल में इसके बारे में समझ गए होइएगा। या डैम्पर के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है।
तो जो भाई मेरे कर्मचारी भाई जो कल टेस्ट दिए हैं संडे को, तो उन लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि यह नोट्स जब बनाए तो यह 2 नंबर क्वेश्चन लिखे, फिर उसके नीचे नोट दे करके क्वेश्चन बना करके इसको जो है फिर इसको लिख लें, ठीक है। स्टैंडर्ड लेंथ, संकुचन के बाद, फैलने के बाद या कितना फैलता है, ठीक है, यानी कितना बाहर जाता है, इस सब को नोट में बनाकर नीचे नोट्स करके लिख लें। बहुत ही अच्छा रहेगा, याद करने में सहूलियत होगी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्रिफ्ट मेंटेनेंस शेड्यूल यानी एलएचवी में D1 डैश में किया जाता है, ठीक है। तो D1 D2 D3 SS1 SS2 SS3, ठीक है। तो ये जो है एलएचवी कोच का यह शेड्यूल है। इसमें जो है आप लोग को जो है मेंटेनेंस किया जाता है, तो उस सबका अवधि जो है अलग अलग है, सबका जो है टाइमिंग अवधि अलग अलग है। तो इसके बारे में मैं आप लोग को पूरा एकदम डिटेल में मैं बता दूं, ताकि आप लोग को सारे के सारे कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या किया है, ट्रिप शेड्यूल, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूं। मैं पहले डिटेल में आप लोग को यहाँ पर बता दूं। यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं LHB, ठीक है, LHB, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर एक होता है प्रथम में D1, कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा एकदम कॉपी और कलम साथ में लेकर के, ताकि साथ में साथ एक जगह एक टाइप का क्वेश्चन लिखा रहता है तो पढ़ने में मजा आता है, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, एकदम ध्यान देगा। D1 जो होता है, तो ये इसको बोलते हैं हम ट्रिप शेड्यूल। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप शेड्यूल, इसको बोलते हैं ट्रिप शेड्यूल। और ये जो होता है एवरी ट्रिप माने आफ्टर ट्रिप, यानी प्रत्येक ट्रिप के बाद, प्रत्येक ट्रिप में मतलब कि D1 जो उसका शेड्यूल होता है उसको चेक किया जाता है, ठीक है। और दूसरा नंबर में हो जाता है D2, ठीक है। तो D2 जो है D2 जो है ये जो होता है आपको 30 दिन आप प्लस माइनस 3 दिन, प्लस माइनस 3 दिन। देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, तब उसके बाद में जो है समझाने में हमको भी सहूलियत होगा। और तीसरा हो जाता है D3, ठीक है। तो D3 जो है ये जो हो जाता है 6 माह, कितना हो जाता है 6 माह प्लस माइनस 15 दिन, ठीक है, 15 दिन, ठीक। तो ये जो होगा D1 D2 D3, तो इसमें जो होता है प्लस माइनस 3 दिन होता है। और 6 में देखिए 30 दिन वाले में क्या होता है कि मतलब कि 3 प्लस माइनस 3 दिन होता है, और D3 में होता है प्लस माइनस 15 दिन। इसी में कंफ्यूज करते हैं। जब मैं इधर ICF का जब दूंगा तो मैं पूरा आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जिसमें ज्यादा करके लोग कंफ्यूज करते हैं। अब चलते हैं SS1, इसके बाद नंबर 6 महीना के बाद जो है नंबर आता है SS1 का, ठीक है। तो SS1 जो है आपको जो है हो जाता है किलोमीटर का हिसाब से 6 लाख। देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग कॉपी में डिटेल में लिखिएगा, इसलिए कि यहाँ पर लिखने की उतना जगह नहीं है, ठीक है। एल का मतलब लाख आप समझिएगा, ठीक है। तो 6 लाख किलोमीटर, एल के हम लिख लेते हैं किलोमीटर, ठीक है। 6 लाख किलोमीटर या साल में हम इसको लिखें तो 1.1/2 ईयर, ठीक है। 1.1 मतलब कि 1.5 साल, ठीक है। अब आ जाता है SS2, तो ये हो जाता है, जब ये 6 है तब इसके जस्ट 2 बारी कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 लाख किलोमीटर। और ईयर का बात आ जाता है, 1.5 साल है तो ये इसको दूना कर दीजिए, यह 3 साल हो जाएगा, ठीक है। और आ जाता है यहाँ SS3, ठीक है, SS3। तो SS3 जो है यहाँ पर जो आ जाता है किलोमीटर का हिसाब से, जब 6 12 यहाँ पर 24 लाख किलोमीटर। और ईयर में जब देखे 1.5 3 तो यहाँ पर 6 कर दीजिए, ठीक है। इस नहीं ये क्या है, हाँ 6 यानी ईयर है या 24। तो याद करने का तरीका देखिए कैसे आप याद कीजिएगा, इस तरह लाइनिंग में याद कीजिएगा, कैसे 6 लाख किलोमीटर 1.5 ईयर। तो ऐसे जो है शायद कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन एक बार दिमाग में रखिए किलोमीटर वाला, एक बार रखिए मतलब कि ईयर वाला, मतलब कि साल वाला, ठीक है। तो साल में देखिए, साल में क्या होता है 1.5 3 6, 1.5 3 6। और किलोमीटर में होगा 6 12 24, 6 12 24, 6 12 24, अर्थात SS1 6 2 12 और 3 24, ठीक है। इस तरह करके आप याद कीजिए तो पूरा मतलब कि याद हो जाएगा। और SS1 1.5, SS2 3 3 6, 1.5 3 6 6 12 24 किलोमीटर, ईयर 1.5 3 6, ठीक है। और D1 D2 D3 जो है ये जो है मतलब कि यह जो है देख लीजिए, D1 जो आता है ट्रिप मेंटेनेंस कहलाता है, मतलब कि प्रत्येक ट्रिप जब गाड़ी आएगा उस वक्त किया जाएगा। और D2 जो है यहाँ पर
क्या बोलते हैं 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, और D3 जो है 6 माह प्लस 15 दिन। अब क्या कीजिए कि यहाँ पर एक सारणी बना लीजिए, ठीक है ना, और इधर अब हम लिख देते हैं ICF। अब ICF के बारे में देखिए क्या होता है, तो अब आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा और सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा मेरे भाई। हमसे जुड़िए ना, कैसे तैयारी किया जाता है, कैसे कंफ्यूजन दूर होगा, सारे के सारे मैं यहाँ पर एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि वो D1 कहीं अदर मिल गया, D2 कहीं अदर जगह मिल गया, SS1 कहीं अदर जगह मिल गया, तो इसको आपको खोजने ढूंढने में, याद करने में परेशानी होता है। यहाँ पढ़ लिए D1 और कहीं जाकर के D2 मिल गया, कहीं जाकर SS3 मिल गया, तो फिर आप खोजिएगा, पाना पलटिएगा अपने कॉपी का, SS3 कितना हुआ था, SS2 कितना था, E कितना दिया हुआ, मिलाते रहे। लेकिन एक जगह जब लिखिएगा ना तो मजा आएगा, लिखने में, पढ़ने में, याद करने में, खोजने में, हर तरह से सहूलियत होगा। अब चलिए यहाँ पर होता है, अब ICF में 1 नंबर में क्या होता है, ट्रिप शेड्यूल, जिसमें यहाँ पर ट्रिप शेड्यूल का यहाँ LHV में D1 नाम रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर में होता है ट्रिप्ट, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। ट्रिप्ट, आप शॉर्ट लिखता हूँ, आप समझिएगा, ट्रिप्ट शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल। तो ये होता है एवरी ट्रिप, एवरी ट्रिप, ठीक है। और 2 नंबर में क्या होता है, 2 नंबर में होता है शेड्यूल ए। कौन सा होता है, शेड्यूल ए। तो ए कितना दिन पर होता है शेड्यूल ए, 30 दिन। देखिए यहाँ पर 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 नंबर में जो दिया हुआ है एस है, ठीक है ना। तो SS माने एस मतलब कि शेड्यूल लिख देते हैं। शेड्यूल ए जो है 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, जो यहाँ पर D2 जो है LHV में D2 होता है, ठीक है। और उसके बाद में 3 नंबर में क्या होता है, शेड्यूल बी। क्या होता है, शेड्यूल बी। तो शेड्यूल बी जो हो जाता है 3 माह प्लस माइनस 7 डेज, 7 डेज, ठीक है। और उसके बाद में हो जाता है 4 में शेड्यूल सी, जो 6 माह प्लस माइनस 15 डे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब समझने में मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है D1 जिसका नाम दिया गया है LHV में, वही यहाँ पर ICF में ट्रिप्ट शेड्यूल नाम रहा, ट्रिप्ट शेड्यूल जो है इसका, एवरी ट्रिप्ट जो है इसका नाम रखा गया है। और यहाँ D2 जो LHV में रखा गया 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, यहाँ पर जो है शेड्यूल ए उसको रखा गया है ICF में, जो 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है। और इसमें D3 जो रखा गया है 6 मंथ जो है, इसमें जो है शेड्यूल सी में रखा गया है, जिसमें 15 दिन होता है। अब हमारे कर्मचारी भाई किसमें सबसे अधिक कंफ्यूज करते हैं, इसमें कंफ्यूज करते हैं, इसमें बी शेड्यूल में। बी शेड्यूल में 3 माह प्लस माइनस 7 दिन, ठीक है, प्लस माइनस 7 दिन, 3 माह प्लस माइनस 7 दिन। जबकि आपको LHV में 3 महीना का कोई शेड्यूल है ही नहीं, ठीक है। अब कंफ्यूज कर जाता है कि D3 प्लस माइनस 15 दिन होता है, और यहाँ पर बी जो है प्लस माइनस 7 डे होता है, और 15 और 7 प्लस माइनस 3 जो है, इसमें लोग ज्यादा करके कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 30 दिन वाला होगा, 30 दिन वाला होगा, यानी 1 महीना तो 3 दिन, और जब 3 महीना वाला होगा, उससे बढ़ रहा है 3 महीना, तो 3 महीने तो LHV में तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ICF में 3 महीना है, तो 3 दिन से प्लस माइनस वाला में मतलब बढ़ जाइए, उसके दोबरी कर दीजिए, 7 दिन हो गया, ठीक है। 3 महीना वाला में जब उसके दोबरी 6 महीना जब होगा, तो इसमें मतलब कि 7 का दोबरी 7 दूना 14, लगभग 15 दिन। इस तरह करके आप लोग याद कीजिए तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। 3 दिन 7 दिन 15 दिन, 3 दिन होगा 30 दिन वाला में, 3 महीना होगा 7, मतलब कि 3 महीना वाला में 7 दिन होगा, और 6 महीना में 15 दिन होगा, जो कि 3 महीना 6 महीना ये तो सबको याद रहता है। लेकिन प्लस माइनस के बाद वाला जो 15 दिन 3 दिन और 7 दिन जो देता है, उस पर हमारे कर्मचारी भाई का जल्दी ध्यान नहीं जाता है, ठीक है ना। और जब ऑप्शन में आता है, ऑप्शन में जब आएगा तो सब में 30 दिन रहेगा। जैसे मान लीजिए D2 अगर पूछ दिया तो सब में 30 दिन रहेगा, लेकिन प्लस माइनस कोनो में 15 दिन, कोनो में 7 दिन, कोनो में 3 दिन देगा। इसी में कंफ्यूज कर जाएगा, अरे 30 दिन तो होता ही, हमको तो यादें है, लेकिन प्लस माइनस क्या है हमको तो यादें नहीं है, ठीक है ना। इसलिए प्लस माइनस वाला जरूर याद कर ले। तो 30 दिन 6 महीना सब तो याद रहता है। हमको जहां तक विश्वास है कि इसमें सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे, और इसी पर आधारित नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसमें जो है हमको डिटेल बताने की कोई जरूरत नहीं होगा मेरे भाई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तभी हमको भी लगेगा कि हाँ, मैं जो भी बताया ठीक बताया, या अच्छा वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आपको एक जगह सारणी बनाकर दोनों साइड में ICF और LHV को लिख लीजिएगा, ताकि कहीं से भी आपको कंफ्यूजन न रहे। और इसके बाद में अब आ जाता है IOH और POH, तो इसको जो है आप लिख लिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसके बाद आता है LHV, और इधर लिख लीजिए ICF, ठीक है। तो LHV में जब IOH जब होता है, तो IOH यहाँ पर लिख लीजिए IOH,
एलएचबी का। तो आईयूएच जो है 18 माह पर होता है, ठीक है। और पीओएच 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 जो है 36 माह पर होता है, ठीक है। इधर आईयूएच जो है आईओएच जो है 9 माह पर होता है और पीओएच जो है 18 माह पर होता है, ठीक है। 18 माह पर होता है। इसको भी आप लिख ले वहीं पर नीचे में नोट बनाकर। जो भाई मेरे टेस्ट कल दिए हैं उनको जो कंफ्यूजन किया है वो सारे कंफ्यूजन मैं यहाँ से दूर कर रहा हूँ। और वहां लिख लीजिए जो भाई मेरे से पीडीएफ लिए हैं उन लोगों को हर तरह से तैयार करना मेरा दायित्व है, कर्तव्य या जिम्मेवारी बनता है, इसलिए उन लोगों को यह बता रहा है। इस तरह तो मैं आप लोगों को गाइडलाइन देता ही हूँ, लेकिन जो वीडियो में जो मिलता है उसको भी आप लोग नोट करते चले। तो ये हो गया। अब हमारे कर्मचारी भाई कहाँ जाकर कंफ्यूज करते हैं कि कहीं कहीं लिख देता है कि एलएचबी का, अब देखिए यहाँ पर 36 माह जो दिया है 36 माह, इसको यह 36 माह क्या हो गया। 36 माह अगर पूछे, अगर SS1 की बात करें तो क्या हो गया। SS2 जो है 3 ईयर पर होता है। SS2 कितना दिन पर होता है। SS2 कितना दिन पर होता है, 3 साल पर, यानी 3 वर्ष 3 वर्ष पर होता है। तो 3 वर्ष का मतलब होगा 12×36 यानी 36 माह पर। तो कहीं कहीं यह क्वेश्चन कर देता है कि एलएचबी का पीओएच कितना दिन पर होता है, और वहां पर ऑप्शन आपको 18 और 36 9 18 सब नहीं मिलेगा, वहां पर लिख देगा SS1 SS2 SS3। समझे कि ना मेरे भैया। तो वहां पर जो है आपको जो है लिखना होगा SS2, यानी पीओएच जो है SS2 में होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको मैं डीपली बता रहा हूँ। यह क्वेश्चन हर एक जगह डायरेक्ट आपको थ्योरी में जल्दी नहीं मिलता है। यह जब भी मिलता है तो सेट में मिलता है, जब यहाँ पर एग्जाम हो गया होता है वो सारे क्वेश्चन में मिलते हैं। क्वेश्चन का जो सेट होता है उसमें मिलता है। कोई पूछ देता है कि एलएचबी का पीओएच कब होता है, और 18 और 36 वहाँ पर ऑप्शन रहता ही नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट लिखता है SS1 2 3 इस तरह करके। तो हम जानते हैं कि SS2 जो है 3 साल पर होता है, अर्थात 12×36 महीना पर होता है, अर्थात पीओएच जो है 36 महीना पर होता है, इसलिए वहाँ पर SS2 मार देंगे। समझ गए मेरे भैया। ठीक ठीक, ओके ओके। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब आगे चलेंगे, इसी पर आधारित आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। आप यहाँ पर तो कॉपी में नोट कर ही लिए, आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। अब हम चलते हैं आगे, जो कि इसी पर अगर क्वेश्चन दिया होगा तो मैं जल्दी जल्दी मैं पढ़ते आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आपको कंफ्यूज अगर नहीं हुआ तो वीडियो को रोक करके बैक करके देख लीजिए। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन कि D1, तो D1 आपका क्लियर हो गया यहाँ पर प्रिंट, और D2 आपका जो है यहाँ पर जो है D2 जो 30 दिन ±3 दिन कहाँ दिया हुआ है, ±3 दिन जो है यहाँ दिया हुआ, इसका ई हो गया। और 5 नंबर में D2 जो है ये क्या था, D2 मेंटेनेंस शेड्यूल। और क्या है इसमें देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, इंग्लिश में D3 कर दिया और हिंदी में जो है D2 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको D3 लिखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में D3 है। तो D3 हमने क्या बताया था, 6 महीना ±15 दिन। कहाँ पर है 6 महीना ±15 दिन। अब देखिए यहाँ पर 6 महीना की जगह पर 180 दिन दे दिया है, तो 6 का 18 180 दिन हो गया, ठीक है ना। तो ये यही कर दिया है यहाँ पर 6 महीना ±15 दिन, मतलब कि 6 माह लिख दीजिए या 6 का 18 यानी 180 दिन लीजिए। तो यह इसका सही हो गया आंसर, ठीक है। अब तो आप समझ गए होइएगा, मैं तो ऊपर डिटेल में बता ही दिया हूँ। अब चलिए 6 नंबर में क्या कह रहा है SS1, तो SS1 भी मैंने बता दिया है। SS1 यानी अगर ईयर में पूछे तो 1.5 साल, और लाख में किलोमीटर में अगर पूछे तो 6 लाख किलोमीटर। तो ये क्या पूछ रहा है SS1 का, SS1 मतलब कब कहाँ गया, SS1 यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। तो SS1 में यहाँ पर क्या कह रहा है 1 ईयर 2 ईयर और 1.5 ईयर यानी 6 लाख किलोमीटर, यानी इसका सही आंसर 6 का आंसर सी हो जाएगा। और साथ में चलते SS2, तो SS2 जो है 3 साल यानी 3 ईयर या 12 लाख किलोमीटर। कहाँ लिखा हुआ है SS2 में 3 साल या 12 लाख किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। इसका यह सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। किलोमीटर के आधार पर एलएचबी कोच का SS1 किया जाता है, तो अभी मैंने ऊपर पूरा डिटेल में आपको समझाया है। तो SS1 किलोमीटर का हिसाब से 6 लाख किलोमीटर यानी बी होगा, ठीक है। जो लड़का क्वेश्चन किया था कि कैसे होगा, तो बी तो मैंने आंसर दिया ही है, बी कैसे होगा आप डिटेल में समझ गए होंगे, ठीक है। बी होगा यानी 6 लाख किलोमीटर या 1.5 साल, यानी 1/2 ईयर, ठीक है। 1.5 3 6 6 12 24 याद रखिएगा। किलोमीटर में 6 12 24 और ईयर में पूछे तो 1.5 3 6 ईयर याद रखिएगा मेरे भाई, और कंफ्यूज नहीं कीजिए। चाहे यहाँ पर आपका कंफ्यूज दूर हो रहा है। फिर किलोमीटर के आधार पर SS2 कितना दिन में किया जाता है, तो SS2 जो है 12 लाख किलोमीटर। हमने बताया अभी कि 1.5 3 6
और 6 12 24, तो यहाँ पर 6 12 यानी 2 है तो 12 लाख किलोमीटर। और यहाँ पर आ जाता है SS3, यानी क्या कह रहा है एलएचबी SS3 किया जाता है तो SS3 कितना, यानी 6 ईयर यानी तो 24 लाख किलोमीटर कहाँ दिया हुआ है, डी नंबर में दिया हुआ है, तो इसका डी 10 का डी सही हो जाएगा। यानी शेड्यूल तो आपको हमको जहां तक विश्वास है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है, ठीक है ना। शेड्यूल जो है SS1 SS2 D1 D2 D3 ए शेड्यूल बी शेड्यूल सी शेड्यूल, यानी सारे के सारे हम आपको क्लियर कर दिए, ठीक है ना। अब हमको जहां तक विश्वास है कि आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें से कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर मेरा वीडियो यहाँ तक अगर बने हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, यही तो आपसे हम उम्मीद करते हैं। जो भाई मेरे PDF लिए हैं उन लोगों तो कोई बात नहीं, जो भाई केवल वीडियो देखते हैं, मान लेते हैं कि अपने एथी में शेयर नहीं कीजिएगा, अपने जहाँ पर काम करते हैं, लेकिन आपके अदर जिनमें जो सारे दोस्त होंगे वहाँ जरूर शेयर कर दीजिएगा। यही इसी के लिए तो हम वीडियो बनाते हैं, यही तो हमको एक फायदा है। आपको इतना कहीं कहीं से क्वेश्चन लेकर के इतना डिटेल में मैं समझाता हूँ, आपको तो केवल शेयर करना है। चलिए 11 नंबर में देखिए, एलएचबी कोच का कोडल लाइफ क्या होता है। तो पहले जो है इसका कोडल लाइफ जो है, इसका जो है कोडल लाइफ का मतलब कि निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन अब इसको निर्धारित कर दिया गया है 35 वर्ष। कितना, 35 वर्ष जो है इसको निर्धारित कर दिया गया है। और ये जो दिया हुआ है ICF का दिया हुआ है, क्या चीज का दिया हुआ है, ICF का दिया हुआ है। ICF का 25 ईयर और एलएचबी का 35 ईयर, ठीक है। पहले जो है मतलब निर्धारित नहीं था, लेकिन अब जो है निर्धारित हो गया है 35 ईयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एलएचबी कोच का साइड वाल किसका बना होता है, ठीक है। एलएचबी कोच का साइड वाल किसका बना होता है, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल रूप से आपको बताऊंगा, जहां तक सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और इसको जो है आप कॉपी कलम ले करके एकदम रेडी पोजीशन में रहिए और लिखते रहिए, वीडियो को बैक करके रोक रोक करके लिख लीजिए और एकदम कंफर्म हो करके पूरा एकदम रेडी होकर के बारूद बन करके जाइए एकदम एग्जाम देने, एकदम पूरा एकदम कंफर्म होकर के पूरा कंसेप्ट क्लियर करके। जहां भाई कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपका दिल अलाउ कर दिया कि कहीं से भी आएगा क्वेश्चन हम बना देंगे ना, तो समझिए कि आप 80% क्वालिफाई हो गए। ऐसा आपका तैयारी होना चाहिए कि आपका दिल खुद अलाउ करे, बोले कि हाँ कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना देंगे, तो समझिए कि आप पूरा 100% क्लियर है आप। चलिए 12 नंबर में को डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, कॉपी कलम रेडी। क्या कहा एलएचबी कोच की साइड वाल क्या, अब चलिए इसके बारे में साइड वाल। तो यहाँ पर हम अब लिख देते हैं एलएचबी का, यानी शॉर्ट में मैं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। साइड वाल, साइड वाल, साइड वाल, और यहाँ पर लिख देते हैं हम इंड वाल, साइड वाल इंड वाल, ठीक है। साइड वाल और इंड वाल, तो साइड वाल और इंड वाल जो है अब कैसे याद होगा फिर मैं बताऊंगा, ताकि कभी नहीं मिस्टेक करेगा, ठीक है। तो ये जो होता है फेरेटिक स्टील, फेरेटिक स्टील, यानी फेरेटिक स्टील यहाँ पर लिखा हुआ कहीं भी मिलेगा आपको फेरेटिक स्टील, अर्थात यहाँ पर ये एस है, ठीक है, फेरेटिक स्टील। और कोस्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा SS 409, साइड वाल और इंड वाल, साइड वाल और इंड वाल जो है SS 409, यानी फेरेटिक स्टील 409। अब आ जाइए, अब आ जाइए रूफ, यानी हम आर केवल लिख देते हैं, आर रूफ। और फिर रूफ का नीचे क्या होता है, फ्लोर होता है, क्या होता है, फ्लोर होता है ना, तो हम F लिख देते हैं, फ्लोर। तो इसका जो है होता है अस्टेनिक स्टील, अस्टेनिक स्टील। कोस्ट में आपको क्या लिखा रहेगा, SS 304, क्या लिखा रहेगा, SS 304, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने याद करने का तरीका मैं पूरा पहले लिख दूं तब मैं बताऊं तो मजा आएगा। साइड वाल इंड वाल हो गया, रूफ फ्लोर हो गया, अब क्या आएगा, अब आ जाता है आपको सोल बार, हाँ सोल बार आ जाता है, इसको लिखते हैं सोल बार, ठीक है, समझ जाइएगा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं सोल बार। तो इसका जो हो जाता है IRSM 41, ठीक है, IRSM 41, ठीक है। तो अब देखिए साइड वाल इंड वाल, तो इसके लिए देखिए अब याद करने का तरीका आपको हम बताते हैं। इसका जो है फेरेटिक स्टील, अगर हम अंक से नहीं याद करेंगे, अंक तो मान लीजिए पहले अंक पर पहले चलते हैं। देखिए स्टेनिक स्टील, ठीक है, स्टेनिक स्टील। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बोलने में, ये क्या है साइड वाल और इंड वाल। तो साइड वाल इंड वाल आप जानते हैं कि उसकी लंबाई ज्यादा, देखिए मैं आप ठेठ भाषा में बता रहा हूँ, साइड वाल और इंड वाल क्या होता है, उसकी लंबाई ज्यादा होता है। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ना कि ये थ्योरी में लिखा हुआ है,
याद करने का तरीका, तो साइड वाला इंटरवल लंबा होता है इसलिए इसका अंक जो है ज्यादा हो जाएगा 409। ठीक है, इस तरह करके दिमाग में बैठाइए। देखिए थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है, एक मैं ट्रिक समझिए, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरीके से याद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। साइड वाला इंटरवल लंबा होता है इसलिए इसका अंक ज्यादा है 409। फ्लोर रूफ जो है इसका अंक ज्यादा है, भले कम है 304। और इसके दृष्टि से अब इसमें कंफ्यूज हो जाता है, आपको ऑप्शन में क्या दे देता है, यहाँ पर 400 तो 9 देगा, लेकिन स्टेनिक स्टील वहां उठा के दे देगा, फेरेटिक स्टील यहाँ पर दे देगा, गलत कर देगा, और आप अंक देख करके धाइने मान लीजिएगा। ठीक है, 409 होता है साइड वाले इंटरवल का, लेकिन यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर फेरेटिक लिखा है कि स्टेनिक लिखा है। ठीक है ना, एसएस तो दोनों में रहता है। तो कहने का मतलब फेरेटिक मतलब फिरा रहा है, घुमा रहा है, तो ज्यादा घुमाएगा फिराएगा तब किलोमीटर ज्यादा ना चलिएगा भाई, तो ज्यादा किलोमीटर चलिएगा तो ज्यादा अंक बढ़ेगा ना, तो ज्यादा अंक बढ़ेगा तो मतलब कि 409। और स्टेनिक स्टील में एसएस 304, यानी साइड वाली इंटरवल ज्यादा लंबा चौड़ा होता है इसलिए उसका हो जाएगा फेरेटिक स्टील, यानी खूब घुमा रहा है फिरा रहा है, यानी फेरेटिक स्टील घुमा रहा फिरा रहा है तो 409, स्टेनिक स्टील जो है 304। ठीक है, रूफ एंड फ्लोर और सोल बार जो है IRSM 41। याद रखिएगा मेरे भाई, मेरे कर्मचारी भाई, मेरे दोस्त, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए तो बहुत ही बेटर रहेगा। आपके क्वेश्चन में क्या आया था, क्वेश्चन के बारे में कि LHB कोच की साइड वाल का निर्मित किया जाता है, तो साइड वाल और इंड वाल क्या, फेरेटिक स्टील एसएस 409, कहाँ लिखा हुआ है 409, फेरेटिक स्टील, यानी सी नंबर इसका सही आंसर है, फेरेटिक स्टील 409। ठीक है, हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा और कंफर्म हो गए होइएगा। अब जो है जो भाई मेरे टेस्ट दिए हैं उनको सारे कंफ्यूजन जरूर हमारे हिसाब से दूर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो भाई को अगर इस क्वेश्चन का अगर PDF चाहिए या ICF LHB डेमो मेमो वैगन जितने भी मतलब कि LDC JEE AWM के लिए जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सारे के सारे PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो के अंत में आपको WhatsApp नंबर दूंगा और उसी के माध्यम से आप WhatsApp के माध्यम से मैसेज करके आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई, हंसिए नहीं, PDF ले सकते हैं। चलिए चलिए 14 नंबर यानी 13 नंबर क्वेश्चन में, AC LHB डिब्बों में उपयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। तो पहले जो है CO2 टाइप या फोम टाइप इस तरह का लोग प्रयोग करते थे, लेकिन अब जो है DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि फायर DCP टाइप का, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर जो है क्या बोलते हैं, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है आपको हर तरह की आग बुझाने में एकदम सक्षम है। क्या है, सक्षम है। वो किसी भी प्रकार का A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप, E टाइप जितने भी आग है, इस सारे टाइप आग को DCP टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर, इसका क्या फुल फॉर्म होता है मेरे भैया, ड्राई केमिकल पाउडर। ये जो है ड्राई माने सूखा पाउडर होता है, वह जो है सारे के सारे आग को बुझाने में बिल्कुल सक्षम है, सारे के सारे आग को बुझा देता है। इसीलिए LHB क्या कह रहा है कि LHB डिब्बों में की जाने वाले अग्निशामक AC LHB कह रहा है। ठीक है ना, तो AC LHB हो चाहे कोनो मतलब कि मुख्य रूप से तो LHB में किया जाता है, LHB में, इसलिए कि LHB क्या कह रहा है, AC में जो है स्टैंडर्ड लोग बैठते हैं ना, इसलिए वहां पर अब आप ही सोचिए कि जो स्टैंडर्ड जो कोच होगा, AC जो होगा उसमें स्टैंडर्ड लोग बैठेंगे तो उन लोग के लिए DCP टाइप का प्रयोग होगा, जो जनरल में बैठे हैं उन लोग के लिए फोम टाइप CO2 टाइप का होगा। का उन लोग का जान प्यारा नहीं है। ठीक है, खुद सोचने कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर AC लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं आ जाए कि डायरेक्ट LHB कोच में, चाहे रेलगाड़ी में, चाहे सभी कोचों में कौन सा मतलब कि अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तब CO2 और फोम टाइप नहीं ना मारिएगा। कोई भी यदि हो वहां पर, चाहे वर्कशॉप हो, वर्कशॉप में भी कहीं भी अब आजकल पूरे हर जगह DCP टाइप का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा DCP टाइप ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर। चलिए जहां तक विश्वास है कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। LHB कोच पर उपयोग किए जाने वाले ब्रेक प्रणाली का सिद्धांत क्या है, वाह ये भी बहुत स्पष्ट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे वीडियो के अंत तक बने रहे, एकदम गर्दा उड़ा करके यह जो है वीडियो बनेगा, एकदम कंफर्म हो जाएगी एकदम। चलो क्या कहता देखो, LHB कोच पर उपयोग की जाने वाली ब्रेक प्रणाली, तो ब्रेक प्रणाली जो है आप जा रहे हैं LHB कोच में डिस्क लगा हुआ है और उसमें ट्विन पाइप होता है, FP और BP भी होता है, और उसके बाद में क्या एयर ब्रेक भी होता है, अर्थात एयर ब्रेक के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क एयर ब्रेक सिस्टम के साथ, मतलब विथ ट्विन पाइप। ठीक है ना, ट्विन पाइप यानी BP एंड FP
एक लड़का हमसे क्वेश्चन किया, जो भाई मेरे पीडीएफ या कल सेट जो बनाए थे, वो क्वेश्चन किए थे कि वैगन में जब सिंगल पाइप अगर रहता है तो उसमें एयर का प्रेशर कितना होगा, ठीक है ना। तो उसमें देखिए एयर, देखिए मैं यहाँ पर मैं बता दूं कि एयर का प्रेशर जो है, एयर का प्रेशर 6 केजी होता है, ठीक है। और यहाँ पर एफपी भी हम लिख देता हूँ, एफपी जो है एयर एफपी का 6 केजी, बीपी बीपी और सीआर का 5 केजी होता है, 5 केजी सीएम स्क्वायर, केजी सीएम स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 केजी हो जाएगा एफपी एंड एआर का, और बीपी एंड सीआर का 5 केजी हो जाएगा, इसका 6 केजी हो जाएगा। तो इसमें क्या करें, भी कोच में प्रयोग किए जाने वाले मतलब सिद्धांत है, ये क्या हो जाएगा, डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम विथ ट्विन पाइप, मतलब ट्विन पाइप होता है, उसमें बीपी एंड एफपी दोनों होता है, और डिस्क लगा होता है, और एयर तो होता है, ये सभी लोग जानते हैं। चलिए कोई खास विशेष आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही बुद्धिमान है, होशियार, यानी बहुत बड़का होशियार, मतलब होशियार नहीं, होशियार। चलिए चलिए 15 नंबर में क्या बोलते हैं, 15 नंबर में क्या करें कि 25 लीटर वाला टैंक डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, अब देखिए। अब आप सोचिएगा कि यार तो 200 लीटर का होता है, एयर का क्षमता, एयर मतलब एक जूलरी रिजर्वायर की क्षमता जो है 200 लीटर का होता है। आइए 125 लीटर का कहां से आ गया मेरे भाई, तो होता है, कैसे होता है, तो मैं आपको पिछला वीडियो में भी मैं बताया था, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि 200 लीटर का होता है, मतलब कि कुल क्षमता इसका जो है टोटल, यानी टोटल क्षमता जो है 200 लीटर का होता है, लेकिन उसमें 2 टैंक लगे होते हैं, एक होता है 125 लीटर का और एक होता है 75 लीटर का। कितना का, एक होता है 125 और एक होता है 75 लीटर का। तो 125 लीटर का जो होता है वो टॉयलेट पर्पस के लिए हम लोग करते हैं, और अरे रे 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 गलती सॉरी, ये ब्रेकिंग पर्पस के लिए करते हैं, और 75 लीटर का जो है हम लोग टॉयलेट पर्पस के लिए करते हैं, किसके लिए, टॉयलेट पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। 125 लीटर का ब्रेकिंग के लिए और 75 लीटर का जो है टॉयलेट पर्पस के लिए एयर का जो उपयोग हम लोग करते हैं। और कुल क्षमता कितना हो गया, 200 लीटर का। तो यहाँ पर कह रहा है कि 125 लीटर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला, मतलब कि ये टैंक किसके लिए किया जाता है, तो देख लीजिए, टॉयलेट पर्पस और ब्रेकिंग पर्पस और सेफ्टी सब जो भी कुछ दिया था, इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, अर्थात ब्रेकिंग पर्पस के लिए हम लोग 125 लीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग पर्पस के लिए। चलिए, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। अगर मेरा वीडियो में यहाँ तक अगर बने हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि वीडियो देख करके कर देंगे, तब तक आपका दिमाग कहीं और चल जाएगा, और शेयर नहीं कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, जहां पर है उस दोस्त को नहीं कीजिए, नहीं तो बिल्कुल आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जो अदर जोन में है उसको तो कर सकते हैं ना, या कोई ग्रुप है उसमें दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ब्रेक संकेत लाल दिखाता है तो ब्रेक क्या होगा, लाल जब दिखाए तब क्या होगा, ठीक है। तो लाल जानबे करते हैं कि खतरे का निशान है, लाल जो रंग है वह खतरे का निशान है। तो खतरा के निशान है, तो जब लाल हो जाएगा तब क्या कीजिए, जब खतरा आगे रहेगा तो ब्रेक मारिएगा ना, क्या मारिएगा, ब्रेक मारिएगा, ठीक है, अर्थात अप्लाई कीजिएगा, यानी ब्रेक लागू हो जाएगा। लाल रंग खतरे का निशान है, ठीक है। देखते हैं ना, हमारे कर्मचारी भाई जब चलते हैं, ड्यूटी चलेंगे, मार्केट चलेंगे, तो दोनों साइड में दोनों ओर आंख को है नचाते चलेंगे, ठीक है ना, देखते फिरते आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर साइड में इधर उधर अगर लाल पियर दिखाई दे दिया, ठीक है, और किसी के माथे पर अगर क्या सिंदूर है, यानी लाल अगर सिंदूर लगा है, तो समझ जाइए कि खतरे का निशान है, ठीक है ना। उधर जरा सा भी इधर उधर किए तो समझ जाइएगा कि आपको खतरा होगा, ठीक है ना। इसीलिए जिसके माथे पर मतलब कि लाल रंग का, मतलब कि अगर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सिंदूर, तो समझिए खतरे का निशान है, उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, सीधा अपन ड्यूटी जाइएगा, क्या, ठीक है। इसलिए जानिए कि लाल रंग क्या है, खतरे का निशान। मैंने इसलिए ये बोला है आपको याद होने के लिए, ताकि कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। और एकदम सीरियसली रूप से पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसमें मनोरंजन भी जरूरी है, एकदम माइंड को एकदम फ्री रहना चाहिए, तभी आपको याद होगा, प्रेशर लेकर के नहीं कि
ये काम है, वो काम है, पत्नी ने ये ऑर्डर की है, वो ऑर्डर की है, पैसा नहीं है, 1 तारीख होगा, सारा पेमेंट खत्म हो गया और हमको जो है ये खर्च करने के लिए नहीं है, और उसमें पढ़ाई कीजिए, पढ़ाइए नहीं होगा। उस वक्त जो है एकदम दिमाग से निकाल दीजिए फ्रेश होकर के। तो मैंने लाल रंग पर मैं इतना बोल रहा हूँ, तो लाल रंग क्या है? खतरे का निशान है। अर्थात जब खतरा होगा तो आप रुक जाइएगा, अर्थात ब्रेक लगाइएगा। अर्थात ब्रेक क्या होगा? अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि क्वेश्चन पढ़ाते में आप लोग को याद हो जाना चाहिए। हमारा यही मकसद रहता है कि वीडियो देखें उसी वक्त 80% याद हो जाए। अगर याद नहीं होता है तो उसको कॉपी में लिख लीजिए। तो कॉपी में लिखिएगा तो जानते हैं उससे क्या फायदा होता है? नहीं अगर मालूम है तो सुन लीजिए। अगर वीडियो रोक करके अगर लिखते हैं तो वीडियो में एक बार बोला जा रहा है उसको सुने, फिर उसको लिखे तो फिर दिमाग में आया, फिर मतलब कि एक बार मोबाइल में देखे, फिर कॉपी में देखे, फिर बोले, तो 2-3 बार यहीं पर रिपीट हो जा रहा है। अब फिर उसको एक बार कॉपी उलट कर पढ़ लिए, 4 बार हो गया, और उसके बाद में रिवीजन 1-2 बार हो ही जाएगा, एग्जाम के समय तक एकदम कंफर्म हो जाएगा। इसलिए नोट्स बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है कि ब्रेक त्वरक माने ब्रेक एक्सीलेटर कथी हवे है अमर भैया? तो ई हवे इमरजेंसी ब्रेक डिवाइस। क्या हवे? इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। जब इमरजेंसी के समय में ब्रेक एक्सीलेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रेक एक्सीलेटर का प्रयोग किया जाता है। क्या है? इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 18 नंबर में क्या कह रहा है कि ब्रेक त्वरक मतलब ब्रेक एक्सीलेटर का सिद्धांत अनुप्रयोग क्या है? ठीक है, तो हम जान ही रहे कि ब्रेक एक्सीलेटर इमरजेंसी ब्रेक डिवाइस है, तो जब भी उसका प्रयोग करेंगे तो इमरजेंसी के समय ही करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रेक के प्रत्येक पूंछ में आपातकालीन ब्रेक लगाना। क्या हो जाएगा? पूंछ के प्रत्येक मतलब कि रेक के प्रत्येक पूंछ में ब्रेक लगाना, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। यानी सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट कीजिएगा। ब्रेक त्वरक जो है, ब्रेक एक्सीलेटर जो है, सिद्धांत जो है कौन सा मतलब है? तो प्रत्येक पूंछ में आपातकालीन ब्रेक लगाना, क्योंकि एक इमरजेंसी ब्रेक डिवाइस है ब्रेक एक्सीलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी स्किड सिस्टम का क्या उद्देश्य है? एंटी स्किड सिस्टम का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है स्किडिंग मतलब कि फिसलने के खिलाफ पहियों की सुरक्षा करने के लिए। मतलब कि स्किडिंग जो है फिसलने से मतलब कि बचाने के लिए। ठीक है, क्या क्या फिसलने के खिलाफ पहियों की रक्षा करने के लिए जो ए नंबर में दिया हुआ है मेरे भैया। ठीक है ना, तो एंटी स्किड जो है मतलब कि पहियों को फिसलने के लिए मतलब फिसलने से रोकता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। कितना था यह क्वेश्चन नंबर? 18। नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आप ये तो समझ गए होइएगा। चलिए मैं इतना ना मैं डिटेल में बता रहा हूं ताकि लगता है कि इस क्वेश्चन का 3 पार्ट बनाना पड़ेगा। चलिए 25 तक हम चलते हैं किसी तरह। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि डंप बॉल जो है, डंप बॉल का अनुप्रयोग कहाँ करते हैं? डंप बॉल का क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग जो है दोनों में हम लोग डंप बॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 21 नंबर में क्या कह रहा है कि स्पीड सेंसर का उद्देश्य क्या है? स्पीड सेंसर का उद्देश्य क्या है? तो स्पीड सेंसर का उद्देश्य जो है प्रत्येक धुरी की क्रांतियों की गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, प्रत्येक धुरी माने एक्सल का मतलब कि क्रांतियों मतलब कि गति की गणना करना। यहाँ पर क्रांति की जगह पर गति आप लिख सकते हैं, गति की गणना करना। ठीक है ना, 21 नंबर में। अब स्पीड सेंसर जो है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं जल्दी मतलब कि क्योंकि इस वीडियो जो है बहुत लंबा होता जा रहा है। ये जो है मान लेते हैं कि एक्सल है, एक्सल के अंत में जो है यहाँ पर जो है एक फोनिक व्हील लगा रहता है। क्या लगा रहता है? फोनिक व्हील लगा रहता है, और इसमें जो है 80 दांतें होते हैं। जब काउंटिंग कीजिएगा तो 80 दांतें होता है। जो भाई मेरे वर्कशॉप में काम करते हैं उनको मालूम होगा, देखते होंगे या खोलते हैं उनको देखते होंगे कि 80 दांतें होता है। और यह क्वेश्चन आता है कि फोनिक व्हील में कितने दांतें होते हैं? तो 80 दांतें होते हैं। कितने होते हैं? 80 दांतें होते हैं। और यहाँ पर मतलब कि इस बॉक्स के अंदर यह छुपा हुआ रहता है, और इसी पर एक सेंसर लगा रहता है, सेंसर लगा रहता है। और सेंसर के फोनिक और सेंसर के बीच में जो मतलब कि गैप जो होता है 0.9 से 1.4 mm का गैप होता है। ठीक है ना, फोनिक व्हील। और क्या कह रहा है? स्पीड सेंसर का क्या उद्देश्य है? ठीक है ना, तो कह रहा है कि प्रत्येक धुरी की क्रांति माने यहाँ पर लिख दीजिए गति। ठीक है ना, स्पीड
यानी गति, गति की गणना करना। गणना करना मतलब कि स्पीड सेंसर काम है कि व्हील जो है मतलब एक्सल जो है कितने स्पीड में जो है नाच रहा है, ठीक है ना, कितने स्पीड में नाच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दूरी मैंने बताई दिया, सेंसर और फोनिक व्हील के बीच की दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है, ठीक है ना। 0.9 से 1.4 mm तक होता है। 22 नंबर में चलते हैं और कह रहा है कि यदि माइक्रो प्रोसेसर में 95 कोड अगर दिखा रहा है तो इसका क्या अर्थ है, ठीक है। 95 कोड अगर दिखा रहा है तो इसका क्या अर्थ है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मैंने आंसर लगवाया है, इसलिए इसका कि 95 कोड का कोई अर्थ नहीं होता है। बहुत जगह आपको थ्योरी में मिलेगा कि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसका अगर डिटेल में अगर नोट में करके आप लिख लीजिएगा, नोट करके आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि एक ऐसा गलती है जो फॉल्ट निर्माण होता है और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि अस्थायी जो है गलती है, लगभग हम ए मार सकते हैं, परंतु आंसर जो है एंटी ही होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हर एक जगह आंसर एंटी देता है नहीं, इसलिए एंटी ही मारिएगा। लेकिन ये फॉल्ट कैसा होता है कि ऐसा फॉल्ट होता है कि ऑटोमेटिक जो ठीक हो जाता है, ठीक है ना, उसी को 95 कोड से दर्शाया जाता है। मदरबोर्ड में लोको पायलट को अपने वहां पर दिखाई देता है, ठीक है ना। 95 कोड दिखाई देता है तो सोच लेगा कि फिर मतलब कि वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं और भी विशेष आप लोगों को मैं बता दूं इस पर डिटेल रूप से जल्दी में। तो 95 कोड जो है इसका कोई मतलब नहीं है, अर्थात इसलिए एंटी होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो जल्दी अपने माने खराब होता है और ठीक हो जाता है। सेंसर के बारे में आप लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए और मैं यहाँ पर बता दूं, एक होता है 99 कोड, ठीक है। तो 99 कोड का मतलब होता है कि पूरी तरह सिस्टम कार्य कर रहा है। नोट कर लीजिए मेरे भाई, ये क्या है 99 कोड जो है, यानी पूरी तरह मेरा सिस्टम काम कर रहा है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में एक होता है 72 कोड, ठीक है ना। 72, तो 72 का मतलब होता है कि एक एक्सल पर एक परमानेंट जो है परमानेंट फॉल्ट है, परमानेंट फॉल्ट है। 72 अगर कोड दिखाता है तो एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है। और अगर 73 कोड दिखा दिया मेरे भैया तो समझ जाइए कि डिब्बा गोल है। डिब्बा गोल है अर्थात कई एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, तो गाड़ी को जो है रोक करके ही पूरा ठीक करना ही होगा। तो 73 का मतलब हो गया कि कई एक्सल पर, ऑप्शन में आएगा कि कई एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, परमानेंट फॉल्ट है। अब यहाँ 95 हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कि वो फॉल्ट होता है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, इसलिए उसका आंसर एंटी होगा। और 99 का मतलब हो जाता है कि पूरी तरह से सिस्टम काम कर रहा है, कोई भी फॉल्ट नहीं है। 72 का मतलब हो गया है कोई एक ही एक्सल में फॉल्ट है और परमानेंट फॉल्ट है, मतलब एक ही एक्सल पर। और 73 का मतलब होगा कि कई एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। एक जगह सारे क्वेश्चन को मैं क्लियर अभी मैंने किया है, जितना भी कोड वाला है, क्योंकि आप खोजिएगा तो 10 जगह मिलेगा और यहाँ से वहां देखने में समय और आपका सब जो है खर्च हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में ब्रेक सिलेंडर बेलों के फटने या फटने पर क्या होगा, कहने मतलब एयर बेलो की बात कर रहा है। टायर जो एयर स्प्रिंग का जो काम करता है वो अगर फट जाता है तो क्या होगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसमें जो है धूल कण जो है, लग रहा है कि क्वेश्चन ऊपर और छूट गया क्या। हाँ अच्छा, तो धूल कण जो है उसमें जो है चला जाता है, ठीक है ना। रिसाव इसमें क्या होगा आंसर, इसका सिलेंडर फट जाने से बी में क्या है, ब्रेक सिलेंडर में प्रवेश कर सकती है धूल, यानी अर्थात बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका जो है बी नंबर हो जाएगा। अगर बेलो फट जाता है ना तो ब्रेक सिलेंडर में धूल कण जो है प्रवेश कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ में किस प्रकार का सीबीसी लगाया गया है, तो सभी लोग जानते हैं उसमें एच टाइप का सीबीसी लगाया गया है। किस प्रकार का, एच टाइप सीबीसी लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर में क्या कह रहा है कि एंटी क्लाइंबिंग, एंटी क्लाइंबिंग का क्या मतलब है, एंटी क्लाइंबिंग का क्या मतलब है। एंटी क्लाइंबिंग का मतलब यह हो जाता है कि दुर्घटना के मामले में एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ता है, एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ता है, अर्थात दुर्घटना के मामले में एक कोच दूसरे कोच पर चढ़ने से सुरक्षा करता है। क्या कहीं लिखा हुआ है ये नंबर में, दुर्घटना के मामले में एक कोच दूसरे कोच पर चढ़ने की सुरक्षा, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि जब एंटी क्लाइंबिंग का मतलब हो जाता है जब एच टाइप सीबीसी जब लगाया जाता है, मान लेते हैं कि यहाँ सब सीबीसी जो लगाया गया है, यहाँ पर एक सीबीसी लगाया गया तो इसमें जाकर के फंस जाता है, ठीक है ना। तो एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ते हैं, इसीलिए एंटी क्लाइंबिंग का मतलब यही होता है। लेकिन पहले ये सब जो है सीबीसी में मतलब कि लेकिन पहले आईसीएफ में स्क्रू कपलिंग जो होता है, तो मान लेते हैं कि यह गाड़ी यहाँ पर एक बफर लगा, यहाँ पर बफर लगाता है, यहाँ पर स्क्रू कपलिंग जो है लगा रहता है। जब गाड़ी जब एक्सीडेंट होता है तो बफर में बफर तो टकराता है यहाँ पर, परंतु गाड़ी एक दूसरे पर चढ़ जाता है। लेकिन
कि नहीं, या सीबीसी जब यहाँ पर लगाया जाता है, एच टाइप सीबीसी, सेंटर बफर कपलर, सीबीसी सेंटर बफर कपलर, तो एक गाड़ी दूसरे गाड़ी पर नहीं चढ़ता है, इसी का मतलब होता है एंटी क्लाइंबिंग। जहां तक विश्वास है कि आप जो है समझ गए होइएगा मेरे भैया, मेरे दोस्त, मेरे कर्मचारी भाई। चलिए, एक वीडियो जो है बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं 25 तक ही मैं यहाँ पर पार्ट 1 मतलब कि देता हूं। इसके बाद वाले जो मैं बनाऊंगा पार्ट 2 बनाऊंगा, जल्द ही कल ही वीडियो मैं लोड करूंगा, आप जा करके देखिएगा। तब तक आप 25 तक नोट कर लीजिए, जो भाई टेस्ट दिए हैं उन 25 तक कंफर्म होकर आप नोट्स बना ले, फिर 25 के बाद आगे नोट्स बनाइएगा, ठीक है। जब मैं वीडियो बनाता हूं उसके बाद से मैं आप लिखना शुरू कीजिए, इसलिए कि मैं एक क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन मैं बताता हूं। चलिए, अब आपको बता दें कि इस वीडियो का या सारे के सारे वीडियो का या आईसी क्या बोलते हैं, एलडीसी, जेईएडब्ल्यूएम या हेल्पर से टेक्नीशियन, कोई भी आदमी मतलब है इस तीनों कैटेगरी का, एएमओ एएमई जो भी है, वो अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो सारे के सारे पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आईसीएफ, एलएचबी, डेमू, मेमू, वैगन और जितने भी डिपार्टमेंटल जो है पास, पीटीओ, इंसेंटिव, डी&AR 1966 जो रेल आचरण नियम है, कंप्यूटर, हर चीज का, तथा आईटीआई से संबंधित जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेल्डर से, फीटर से, मशीनिस्ट से, टर्नर से, सभी से वो सारे के सारे पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मशीनिस्ट से जो सारे क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, वेल्डर से, मशीनिस्ट से, तो वेल्डर का और मशीनिस्ट से, शेपर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, इससे ज्यादा करके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सारे के सारे यहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26 14 26 पर आप मैसेज करके मेरे चैनल से या मुझसे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप फोन नहीं कीजिए, मैसेज कीजिएगा, और मैसेज करने से पहले व्हाट्सएप पर लगे फोटो को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, तब जाकर मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।